हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजमोहन यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक हो। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे किसके बारे में? लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी की संरचना में हमने क्या देखा था कि लघु बीजाणुधानी या जो परागकोश है इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? भित्ति स्तर पाए जाते हैं। और भित्ति स्तरों की संख्या कितनी थी? 4। कौन कौन से थे? एक बाह्य स्तर, दूसरा अंतस्थीशियम, तीसरा मध्य स्तर और चौथा कौन सा था? टेपेटम। दूसरा जो स्तर था वो क्या करता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करता है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितने लघु बीजाणु बनते हैं? 4। और ये लघु बीजाणु कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है। बनने वाले जो चारों लघु बीजाणु हैं एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और ये जो चतुष्क है ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? कैलोज नामक पदार्थ के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। कौन से पदार्थ के द्वारा? कैलोज नामक पदार्थ के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। टेपिटम स्तर में हमने बात की थी कि इनकी कोशिकाओं के द्वारा एक एंजाइम स्रावित होता है। कौन सा? कैलेज। और ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा? इस कैलोज का अपघटन करेगा जिससे परागकण क्या हो जाएंगे? पृथक पृथक हो जाएंगे। अब ये जो चतुष्क है इस चतुष्क में जो परागकण है या जो लघु बीजाणु है वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इनकी व्यवस्था कौन कौन सी होती है, तो इनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहली जो व्यवस्था है इसकी वो कौन सी है? चतुष्क फलकीय। कौन सी व्यवस्था है? चतुष्क फलकीय। चतुष्क फलकीय व्यवस्था में क्या होता है कि जब परागकणों के चतुष्क को एक तरफ से देखा जाता है तो 3 परागकण दिखाई देते हैं और एक जो परागकण है वो इनके पीछे की ओर स्थित होता है। ये व्यवस्था कौन सी कहलाती है? चतुष्क फलकीय। दूसरी है समद्विपार्श्विक। कौन सी है? समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक व्यवस्था में क्या होगा? इस प्रकार की व्यवस्था में चारों लघु बीजाणु एक ही तल में उपस्थित होते हैं। चारों लघु बीजाणु क्या होते हैं? एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तीसरी व्यवस्था होती है इनकी कौन सी? क्रोशित व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था होती है? क्रोशित। क्रोशित व्यवस्था में क्या होगा कि जो लघु बीजाणु होते हैं प्रत्येक लघु बीजाणु जो है दो लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर उपस्थित होते हैं। जैसे ये 2 लघु बीजाणु है तो दूसरे जो लघु बीजाणु होंगे वो इसके बिल्कुल समकोण पे उपस्थित होंगे। तो इसमें 2 लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर उपस्थित होते हैं। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्रोशित व्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद में चौथी व्यवस्था आती है कौन सी? टी आकार की व्यवस्था। कौन सी आती है? टी आकार की, जिसमें 2 परागकण क्या होंगे? शीर्ष भाग में स्थित होते हैं और 2 परागकण क्या होंगे? इसके लंबवत स्थित होंगे। ये व्यवस्था कौन सी हो गई? टी आकार। और 5वां जो प्रकार है वो कौन सा है? रेखित। रेखित प्रकार में क्या होगा? परागकण, चारों परागकण एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। तो ये है कि जो लघु बीजाणु है वो चतुष्क में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उनका व्यवस्था क्रम कौन सा होता है। पहला है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में क्या होता है? इनमें से जब चतुष्क को देखा जाता है तो 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। चौथा जो लघु बीजाणु है वो इनके पीछे की ओर स्थित होता है। दूसरा कौन सा है? समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक का मतलब क्या है? चारों लघु बीजाणु एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तीसरा कौन सा है? क्रोशित। क्रोशित में क्या होता है? प्रत्येक 2 लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर उपस्थित होंगे। चौथा प्रकार कौन सा है? टी आकार। टी आकार में क्या होता है कि 2 जो लघु बीजाणु है वो अनुप्रस्थ होते हैं और इनके लंबवत बाकी के 2 लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं। अर्थात ये वाली देखो, ये जो संरचना है ये किसके समान दिखाई देती है? टी के समान दिखाई देती है। तो इस व्यवस्था को क्या कह देंगे? टी आकार की व्यवस्था कहते हैं। लास्ट वन कौन सा है अपना? रेखित। रेखित में क्या होता है? जो लघु बीजाणु है वो एक रेखा या एक रेखिक क्रम के रूप में व्यवस्थित होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? रेखित क्रम कहलाएगा। ठीक है। ये हो गए अपने किसके प्रकार?
चतुष्क में लघु बीजाणुओं की व्यवस्था के प्रकार। इसी में एक छोटी सी टर्म आती है अपनी, कौन सी? वो है परागपिंड। क्या है? परागपिंड। परागपिंड क्या होते हैं कि कुछ पादपों में जो है परागकण आपस में चिपक करके एक विशिष्ट संरचना का निर्माण कर देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? परागपिंड कहते हैं। परागपिंड क्या होता है कि कुछ पादपों में जो परागकण हैं वो आपस में मिलकर के एक विशिष्ट संरचना का निर्माण कर देते हैं, और इस विशिष्ट संरचना को ही क्या कहा जाता है? परागपिंड कहा जाता है। जैसे आंख में, किसमें? आंख में। आंख में जो लघु बीजाणु होते हैं वो क्या करते हैं? ये जो परागकण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? चिपक करके एक विशिष्ट संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? परागपिंड कहा जाता है। ये तो हो गई अपनी बात किसकी? लघु बीजाणु चतुष्क की। अब ये लघु बीजाणु चतुष्क कहां उपस्थित है? ये है परागकोश में। तो परागकोश से मुक्त कब होंगे? जब परागकोश की भित्तियां टूटती हैं। तो टॉपिक रहेगा अपना नेक्स्ट जो है परागकोश प्रस्फुटन। क्या रहेगा? परागकोश प्रस्फुटन। क्या होता है? परिपक्व परागकोश की भित्तियों का टूटना। परिपक्व परागकोश की भित्तियों का टूटना ही क्या कहलाता है? परागकोश का प्रस्फुटन कहलाता है। कौन कौन से शब्द यूज किए हैं? परिपक्व क्या है? परिपक्व परागकोश, इसकी भित्तियों का टूटना। परिपक्व परागकोश की भित्तियों का टूटना क्या कहलाता है? परागकोश का प्रस्फुटन कहलाता है। और ये जो प्रस्फुटन है ये किस किस प्रकार से होता है? पहला होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब क्या है? जो परागकोश की दोनों पालियां होती हैं, ये दोनों पालियां किस रूप में? अनुप्रस्थ रूप में क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं, जिससे क्या होगा? लघु बीजाणु मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी व्यवस्था है, दूसरा जो प्रस्फुटन है वो कौन सा है? लंबवत। लंबवत का मतलब क्या होता है? देखो ये वाला जो प्रस्फुटन है ये क्या कहला रहा है? अनुप्रस्थ। लंबवत प्रस्फुटन में क्या होता है? ये परागकोश की भित्तियां किस रूप में टूटती हैं? लंबवत रूप में टूट जाती हैं। तीसरा प्रकार है इसमें छिद्र में। छिद्र में का मतलब क्या है? ये परागकोश है, इस परागकोश के शीर्ष भाग पर एक या दो या फिर दो से अधिक सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं, और इन सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा क्या होता है? परागकोश का प्रस्फुटन होता है। और चौथा प्रकार होता है कौन सा? कपाटीय। कौन सा प्रकार होगा? कपाटीय। कपाटीय का मतलब क्या है कि ये दोनों जो पालियां हैं, ये दोनों पालियां एक कपाट के रूप में क्या हो जाती हैं? खुल जाती हैं, जिससे परागकोश क्या होगा? प्रस्फुटित हो जाएगा। ठीक है। तो परागकोश का प्रस्फुटन कौन कौन से प्रकार से हुआ? एक है अनुप्रस्थ, जिसमें परागकोश की पालियां क्या होती हैं? अनुप्रस्थ रूप से टूटती हैं। दूसरा है कौन सा? लंबवत। लंबवत रूप में क्या होगा? एक दूसरे के लंबवत रूप में टूटेंगे। छिद्र में का मतलब क्या है? परागकोश के शीर्ष भाग पर क्या बनते हैं? सूक्ष्म छिद्र बनते हैं, जिनके द्वारा परागकोश का प्रस्फुटन होता है। और लास्ट में आता है कौन सा? कपाटीय, जिसमें क्या होगा? परागकोश की दोनों पालियां कपाटों के रूप में खुल जाती है। ये क्या हो गया अपना? परागकोश का प्रस्फुटन। और जब परागकोश का प्रस्फुटन होता है तो परागकोश के प्रस्फुटन से क्या होता है? जो परागकण है वो क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये परागकण है क्या जो लघु बीजाणुधर्मी से मुक्त हुआ है। तो अगला टॉपिक है अपना परागकण की संरचना। परागकण क्या होते हैं? नर युग्मक। क्या होते हैं ये? नर युग्मक होते हैं। इनको और क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। क्या बोला जाता है इनको? लघु बीजाणु बोला जाता है। अब परागकण की बात करें कि परागकण कैसे होते हैं, तो परागकण होते हैं एक कोशिकीय। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। दूसरा एक केंद्रकीय। तीसरा अगुणित व गोलाकार। ठीक है। परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय
अगुणित व गोलाकार संरचना होती है, जो किसके रूप में कार्य करती है? नर युग्मक के रूप में कार्य करती है। अब इसमें जो एक कोशिका है, इस कोशिका में उपस्थित है कौन? केंद्रक, और साथ में कौन उपस्थित है? कोशिका द्रव्य। कौन उपस्थित है? कोशिका द्रव्य उपस्थित है। तो इसके केंद्रक और कोशिका द्रव्य के चारों ओर दो भित्तियों का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। दो भित्तियों का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। जो बाहर का आवरण होता है या जो बाह्य भित्ति होती है, इसको बोलते हैं क्या? बाह्य चोल। ठीक है। और जो अंदर वाली भित्ति है, इसको बोला जाता है क्या? अंतःचोल। जब हम बात कर रहे थे लघु बीजाणुधनी की संरचना के बारे में, तब टेपेटम स्तर की बात की थी। टेपेटम स्तर में कुछ वसीय कोशिकाओं का समूह था। सबसे अंदर वाला स्तर था, इसमें वसीय कोशिकाओं का समूह था, जिसको क्या बोल रहे थे हम? प्रोयूबिस्काय। कौन सी काय बोल रहे थे? प्रोयूबिस्काय। ये प्रोयूबिस्काय वृद्धि करके क्या बनाती है? यूबिस्काय बनाती है। और यूबिस्काय के द्वारा एक पदार्थ का स्राव किया गया था, कौन सा? स्पोरोपोलेनिन, जिसके बारे में पहले वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है। स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन क्या करता है? इस परागकण का बाह्य चोल बनाने का कार्य करता है। तो परागकण का जो बाहरी स्तर है या जो बाह्य चोल है, वो किसका बना हुआ रहता है? स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ रहता है। ये स्पोरोपोलेनिन क्या करता है? इस परागकण की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा करेगा। इसके भौतिक व जैविक अपघटन से क्या करता है? सुरक्षा करता है। अर्थात बाह्य चोल एक प्रकार से सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है। अगर पूछा जाता है आपको कि परागकणों को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है, क्यों? तो क्यों रखा जा सकता है? क्योंकि इसके बाहरी स्तर में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, जो क्या करता है? इसकी प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा करने का कार्य करता है। इसी स्तर में कुछ सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। इन सूक्ष्म छिद्रों को कहा जाता है जनन छिद्र। क्या कहते हैं इनको? जनन छिद्र। और इन जनन छिद्रों के द्वारा किसका निर्माण होगा? पराग नली का निर्माण होता है। जनन छिद्रों के द्वारा किसका निर्माण होता है? पराग नली का निर्माण होता है। दूसरा स्तर है कौन सा? अंतःचोल। अंतःचोल किसका बना हुआ रहता है? पेक्टिन व सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है? पेक्टिन व सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। अब देखो एक बार फिर से इसकी संरचना को डिस्कस करते हैं कि परागकण क्या होते हैं? नरयुग्मक होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु भी कहा जाता है। दूसरा, ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित व गोलाकार होते हैं। इनके केंद्रक व कोशिका द्रव्य के चारों ओर दोहरी भित्ति का आवरण पाया जाता है। एक होता है सबसे बाहर वाला बाह्य चोल, और दूसरा होता है अंतःचोल। बाह्य चोल किसका बना हुआ रहता है? स्पोरोपोलेनिन का। ये स्पोरोपोलेनिन कहां से बनी है? टेपेटम स्तर से। टेपेटम स्तर में प्रोयूबिस्काय है, प्रोयूबिस्काय यूबिस्काय बनाती है, और ये यूबिस्काय क्या करती हैं? स्पोरोपोलेनिन का स्राव करती हैं। इस स्तर पर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? जनन छिद्र। और जनन छिद्रों के द्वारा किसका निर्माण होता है? पराग नली का निर्माण होता है। स्पोरोपोलेनिन सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद में अंतःचोल है, आंतरिक स्तर है, जो पेक्टिन और सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। ये बात हो गई अपने किसके बारे में? परागकण की संरचना के बारे में। इसी में जो कीट परागित पुष्प होते हैं, कीट परागित पुष्पों का मतलब क्या है? कि जब परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है, तो इनकी जो परागकण है, इनकी परागकणों के चारों ओर क्या पाया जाता है? एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। इस चिपचिपे पदार्थ को कहा जाता है पोलन कीट। क्या कहा जाता है? पोलन कीट। कीट परागित पुष्पों में बाहरी आवरण पर एक चिपचिपा पदार्थ उपस्थित होता है, जिसको क्या कहते हैं? पोलन कीट कहते हैं। ये पोलन कीट क्या करता है? परागकणों में विशेष रंग व
गंध किसके कारण होता है? इस पोलन कीट के कारण होता है। पोलन कीट के कारण क्या होता है? परागकणों का विशेष रंग व इनकी विशेष गंध किसके द्वारा होती है? पोलन कीट के द्वारा होती है। तो यहां तक अपना जो टॉपिक है वो होता है कौन सा? परागकणों का निर्माण या लघु बीजाणु जनन की क्रिया, जिसमें क्या बन जाते हैं? लघु बीजाणु या नरयुग्मक बन जाते हैं। अगला जो लेक्चर रहेगा अपना, उसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? गुरु बीजाणु जनन के बारे में, जिसमें जायांगी की संरचना पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु धानी की संरचना पढ़ेंगे और गुरु बीजाणुओं का निर्माण पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे फर्दर पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? निषेचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।